आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट। ठीक है, तो मार्केट के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे आज। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट एंड डिवीजन ऑफ मार्केट, है ना, कि मार्केट क्या है और मार्केट को किस तरह से डिवाइड करते हैं, किसके आधार पे हम लोग डिवाइड करते हैं, कंडीशन या क्राइटेरिया क्या है। और टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट को कितना प्रकार है। ठीक है, उसी में आएगा हम लोग का डिटेल में। फिर हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन, इसका स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन भी, इम्परफेक्ट कंपटीशन, और साथ ही साथ देखेंगे इसमें हम लोग मार्केट इनएफिशिएंसी। उसके बाद हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे मोनोपोली, और मोनोपोली के अंतर्गत हम लोग देखे डिस्कस करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, डंपिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में ओलिगोपोली। और ओलिगोपोली के अंतर्गत हम लोग कोलिसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली दोनों को डिस्कस करेंगे। कोलिसिव में हम लोग का कार्टेल होगा और मार्केट शेयरिंग, जबकि नॉन कोलिसिव में हमारा क्लासिकल और मॉडर्न ओलिगोपोली आएगा, जिसमें क्लासिकल में बेसिकली आप हम लोग का ड्यूओपोली आता है और मॉडर्न में किंग आता है। तो इसको एक बाय एक करके हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं या डिटेल इसका डिस्कशन ऑफ मार्केट। मार्केट किसको कहते हैं? बेसिकली मार्केट का मतलब होता है जहां पर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट होता है ना। एक बायर अब सामान खरीदता है और सेलर अपना सामान बेचता है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, तो एक प्लेस है ना, वो एक प्लेस होगा, पार्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर दोनों इंटरेक्ट करेगा। कौन कौन? बायर एंड सेलर। ठीक है, तो ये या तो हमारा फिजिकल फॉर्म में होगा, जैसे कि बाजार हो, जनरली हम लोग जानते हैं मार्केट जो किसी प्लेस में लगता है। तो यहाँ पर बायर एंड सेलर क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब कि फिजिकल फॉर्म में। पहला क्या होता है कि बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इन फिजिकल फॉर्म। यहाँ दोनों बायर एंड सेलर जो है वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होता है, आमने सामने यहाँ पर एक्सचेंज होता है या लेन देन होता है, बार्गेनिंग होता है। दूसरा होता है वर्चुअल। वर्चुअल जो आजकल काफी चर्चित है और मोस्ट पॉपुलर है, जिसको हम लोग करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग, है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग यहाँ पर हम फेस टू फेस नहीं मैच करते हैं या फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर किसी माध्यम के थ्रू, मीडियम के थ्रू होता है। जैसे कि अगर हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई सामान बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो वहाँ पर हम फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर वर्चुअली हम वहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि बायर एंड सेलर का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल मार्केट, जहाँ पर नॉन फिजिकल फॉर्म में बायर एंड सेलर के बीच इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर एक चीज और हम क्लियर करते हैं कि ज्यादातर लोग मार्केट और मार्केटिंग में कंफ्यूजन कर जाता है कि मार्केटिंग किसको कहते हैं और मार्केट किसको कहते हैं। तो मार्केटिंग जो होता है, ये इसका रिलेशन होता है प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, है ना। बेसिकली ये प्रोडक्ट सेलिंग एंड प्रमोटिंग का एक्टिविटीज होता है, सेलिंग एंड प्रमोटिंग, जिसके अंतर्गत सेल्स एक्टिविटीज आता है। मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? सेल्स एक्टिविटीज। ठीक है, इस केस में हम लोग देखते हैं मार्केटिंग में, जैसे कि कोई फर्म है, कोई सामान प्रोडक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, मतलब कंपनी है, तो एक कंपनी ए का फाइनल प्रोडक्ट
फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, और इसका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट लेगा कौन, ये तो हो गया सेलर, और इसको यहाँ पर बायर है। तो बायर जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो इसको खरीदेगा, है ना, बाय करेगा। ठीक है, तो क्या कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर के हैंड में नहीं चला जाता है, बल्कि इसके बीच एक प्रोसेस होता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। जैसे कि कंपनी अपना पेन का प्रोडक्शन किया, तो सबसे पहला ये क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा। एडवर्टाइजमेंट अब ये प्रिंट मीडिया के थ्रू देगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू देगा, या फिर ओरल एडवर्टाइजमेंट होगा, मौखिक, कि एक कोई पेन को खरीदा तो दूसरा को बोला अच्छा है, तो वो नेक्स्ट को वो रिकमेंडेशन करेगा कि ये पेन ले लो। उसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं सेलिंग एंड प्रमोटिंग। अपना प्रोडक्ट का प्रमोट करेगा और उसको सेल करेगा। इसी में हमारा आ जाता है मार्केट रिसर्चिंग। मार्केट रिसर्च रिसर्च कि किस तरह का प्रोडक्ट हम किन ग्रुप को लिए बनाए, जो हमारा सेल जो है, रेवेन्यू है, वो हमारा मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो जोग्राफिकली या कंज्यूमर के इंटरेस्ट के आधार पे या फ्यूचर रिक्वायरमेंट के आधार पे हम कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो एक इंटरेक्शन का बात करता है बायर एंड सेलर का, जबकि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट का प्रमोशन और सेलिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वापस अपना टॉपिक पे, मार्केट डिवीजन ऑफ मार्केट, है ना, कि हम मार्केट को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है, कि क्राइटेरिया मतलब कि कंडीशन फुलफिल होता है, डिफरेंट कंडीशन होता है, और वो कंडीशन में जो जैसा फिट बैठता है उसका नाम हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो इसका सबसे पहला जो बेसिक कंडीशन होता है या क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया, वो क्या है, पहला नंबर ऑफ बायर एंड सेलर के आधार पर डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा होता है प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पे, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एबिलिटी, कि अगर एक ही सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो फर्म के प्रोडक्ट के बीच सब्स्टिट्यूशन कितना है ना, क्लोज है कि हाई है या परफेक्ट है। नेक्स्ट फर्म का इंटरडिपेंडेंसी के आधार पे, फर्म इंटरडिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी कि फर्म, अगर एक ग्रुप में फर्म है तो एक फर्म का डिसीजन दूसरे फर्म का डिसीजन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि जो जितने भी फर्म है उनका प्रोडक्ट एक जैसा है या फिर अलग अलग है ना। तो बेसिकली इसमें आता है होमोजेनस, होमोजेनस प्रोडक्ट समरूप एक जैसा, और दूसरा हेट्रोजेनस कि जितने भी फर्म है, मान के चलते हैं 10 फर्म है, तो 10 का फर्म एक फर्म का प्रोडक्ट एक जैसा है, या फिर 10 का फर्म प्रोडक्ट अलग अलग है। जैसे कि अगर साबुन का बात करते हैं, तो अगर नहाने वाला साबुन का बात करते हैं, तो अगर सारे सारे फर्म एक जैसा साबुन का प्रोडक्शन करे ना, तो उसमें कलर में चेंजिंग हो ना, उसका ब्रांड नेम में साइज शेप और सेटिस्फैक्शन सब सेम हो, तो उसको हम होमोजेनस कहते हैं। और हेट्रोजेनस में हमारा आ जाएगा कि किसी न किसी प्रकार से एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट होता है एंट्री बैरियर, एंट्री बैरियर
ठीक है, कि ग्रुप ऑफ फर्म या इंडस्ट्री में नया फर्म का एंट्री इजी है, फ्री एंट्री है, या फिर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। और नेक्स्ट कैटेगरिया होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कि यहाँ पर बायर और सेलर को, बायर एंड सेलर का पास मार्केट के बारे में या फिर प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, या फिर लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं, अगर फुल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अगर बायर के पास अलग नॉलेज है और सेलर के पास अलग नॉलेज है, या फिर लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इनपरफेक्ट मार्केट में होता है कि सेलर जान रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कंज्यूमर से वो झूठ बोलता है ना, या फिर सेलर को मार्केट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या लेक ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके आधार पर देखते हैं कि मार्केट को हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं, और उसको किस तरह कि देखते हैं कि इस कंडीशन के आधार पे मार्केट को हम कितने तरह से डिवाइड करते हैं, है ना। टाइप ऑफ मार्केट, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, उससे इजी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं परफेक्ट, और दूसरा को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट में तो एक ही होगा, परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट में हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, उसके बाद होता है मोनोप्सोनी, और ओलिगोप्सोनी, है ना। और फिर ओलिगोपोली को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं कोलिसिव और दूसरा नॉन कोलिसिव। ठीक है, और कोलिसिव के अंतर्गत हमारा कार्टेल आ जाता है, कार्टेल, और इसको हम लोग कहते हैं मार्केट शेयरिंग, दूसरा मार्केट शेयरिंग। और नॉन कोलिसिव के अंतर्गत आ जाता है क्लासिकल ओलिगोपोली और मॉडर्न ओलिगोपोली। अरे क्लासिकल के अंतर्गत हमको बेसिकली यहाँ पर डिओपोली के बारे में बताता है, जो जिसमें से पहला होता है कुडनोट, दूसरा बर्ट्रैंड, तीसरा एजवर्थ। ये तीनों को क्लासिकल ओलिगोपोली कहते हैं, सॉरी क्लासिकल ओलिगोपोली, और इसी का एक्सटेंशन के बारे में बात करता है चेम्बरलिन, और नेक्स्ट जो होता है स्टेकलबर्ग, और जबकि मॉडर्न में एक ही पढ़ते हैं किंग डिमांड। ठीक है,
अब हम कंडीशन के आधार पे सारे मार्केट को यहाँ पर फिट करते हैं। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का बात करेंगे तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है और प्रोडक्ट होमोजेनस होता है और परफेक्ट इंफॉर्मेशन होता है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर परफेक्ट और इम्परफेक्ट जो इनिशियली डिवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन के आधार पे। इंफॉर्मेशन कि अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो परफेक्ट कंपटीशन, और इम्परफेक्ट एसिमेट्रिक, इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, और इसमें होगा एसिमेट्रिक सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन में बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट होमोजेनस होगा, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ पर फिट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फिर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक इसके अंतर्गत आ जाता है, तो उसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, है ना। अब मोनोपोली में अगर हम देखें तो मोनोपोली में क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला एक ही सेलर जो होगा एक होगा, बायर अनेक होगा, और यहाँ पर एंट्री बैरियर होगा, एंट्री बैरियर। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट एक, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अरे सॉरी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होमोजेनस होगा, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो होगा वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जबकि यहाँ पर एंट्री बैरियर है, एक ही फर्म है तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट जो आगे और हम इसको क्लियर करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक होगा तो उसको हम मोनोपोली बोलेंगे अगर सिंगल सेलर है तो। और अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर विथ हेट्रोजेनस प्रोडक्ट, हेट्रोजेनस प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना। और साथ में यहाँ पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन तो आएगा ही। अगर कुछ फर्म है ना, ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली किसको कहेंगे, फ्यू नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, मोर देन वन और लेस देन 10, थ्योरेटिकली मोर देन भी हो सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर क्या होता है, फ्यू होता है ना। और ये भी, इसको भी हम लोग दो तरह से, एक हेट्रोजेनस होमोजेनस प्रोडक्ट्स के साथ, होमोजेनस प्रोडक्ट, और दूसरा हेट्रोजेनस प्रोडक्ट, हेट्रोजेनस प्रोडक्ट। तो अगर डिओ ओलिगोपोली है और होमोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है सारे फर्म, तो इसको हम लोग कहते हैं प्योर ओलिगोपोली, प्योर ओलिगोपोली। और अगर हेट्रोजेनस कहेगा तब हम इसको ओलिगोपोली बोलते हैं, ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये हमारा ओलिगोपोली हो गया, है ना। लेकिन अभी तक देख रहे थे बायर जो है वो लार्ज है ना, बायर का यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जबकि ओलिगोपोली, अगर मोनोक्सोनी का अगर हम बात करेंगे तो मोनोक्सोनी किसको कहेंगे, यहाँ पर सिंगल सेलर होगा, सॉरी सिंगल बायर, सिंगल बायर, है ना। कि जो भी वस्तु खरीदारी करेगा, है ना, लेने वाला एक ही होगा, बेचने वाला ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि सेलर अगर बेचने वाला एक है तो उसको मोनोपोली कहते हैं, और खरीदने वाला अगर एक होगा तो उसको मोनोप्सोनी कहेंगे। उसी तरह से ओलिगोप्सोनी, कि अगर खरीदने वाला कुछ ही व्यक्ति है तो उसको हम लोग ओलिगोसोनी कहेंगे। जिस तरह से कुछ बेचने वालों को ओलिगोपोली कहते हैं, उसी तरह से कुछ खरीदने वाले फर्म को, बायर को हम लोग ओलिगोसोनी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का मार्केट डिवीजन। पहला हम लोग देखते हैं
परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि नो कंपटीशन among the firms, है ना। परफेक्ट कंपटीशन कहने का मतलब होता है कि फर्मों के बीच कोई भी किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता है, कि एक फर्म जो है वो दूसरे फर्म को डोमिनेट कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, और यहाँ पर एक फर्म का मार्केट में कंट्रीब्यूशन 0 के बराबर होता है। इसलिए सिंगल फर्म या सिंगल बायर एंड सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं जो मार्केट प्राइस को फॉलो करते हैं, जहां डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो इसका एजम्पशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एजम्पशन है। एक चीज और कि परफेक्ट कंपटीशन को हम लोग ऑप्टिमम या आइडियल मार्केट भी कहते हैं, आइडियल मार्केट भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला एजम्पशन होता है इसका लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा कि प्रोडक्ट होमोजेनस होता है, सभी फर्म होमोजेनस, किसी का ब्रांड नेम नहीं होता है, प्रोडक्ट होमोजेनस। तीसरा नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। चौथा कि सिंगल बायर एंड सेलर can't influence the market price। ठीक है, कि सिंगल बायर और सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। नेक्स्ट कि फर्म डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, है ना, इस तरह से होता है पी एक्स, ये पी बार, है ना। ये हो गया फर्म का डिमांड कर्व, है ना। और यहाँ पर इसका इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है और उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटिव होता है। नेक्स्ट फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फर्म का गोल जो होता है, फर्म्स गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, है ना। यहाँ जो भी फर्म आएगा उसका मेन गोल क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट को एडजस्ट करके किया जाता है, एडजस्टमेंट थ्रू द एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट, है ना। कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म केवल आउटपुट को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है, प्राइस को नहीं, प्राइस इसका कांस्टेंट होता है। तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो इसको आउटपुट इंक्रीज करना होगा, है ना। जैसे कि अगर एक आउटपुट प्रोड्यूस करने से उसको 2 रुपया बेनिफिट हो रहा है, तो इसको 100 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए इसको 50 यूनिट का उत्पादन करेगा, तब इसको 100 रुपया बेनिफिट होगा।
नेक्स्ट जो है कि परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR, MC, AC सब बराबर होता है ना, इक्वल। ठीक है, ये AR इक्वल टू MR और यहीं पे MC, AC। तो इस जगह पर हमारा AR, MR और MC और AC तीनों बराबर होता है ना। या फिर इसको कह सकते हैं P इक्वल टू MR इक्वल टू MC, या फिर इसको कभी कभी कॉम्बिनेशन बना के देता है P इक्वल टू MC, है ना, या फिर P इक्वल टू AC इक्वल टू MC। ठीक है, तो इतना सारा एजम्पशन जो है वो कहलाता है हमारा प्योर कंपटीशन, है ना। लेकिन इसमें दो एजम्पशन एक्स्ट्रा अगर ऐड हो जाता है, जैसे पहला परफेक्ट इंफॉर्मेशन टू द बायर एंड सेलर, कि बायर एंड सेलर के बीच सेलर को बाजार के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। और दूसरा फैक्टर मोबिलिटी जो है वो फ्री है, फ्री फैक्टर मोबिलिटी, या फिर इसको परफेक्टली फैक्टर मोबिलिटी भी बोल सकते हैं। मोबिलिटी, जैसे कि अगर दिल्ली में कोई फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है और रॉ मटेरियल झारखंड में है, तो यहाँ से दिल्ली, रॉ मटेरियल कहाँ है, झारखंड में, तो झारखंड से दिल्ली जो है वो आसानी से फ्री मूवमेंट में जा सकता है, या फिर लेबर जो है वो आसानी से मूवमेंट करके जहां पर जरूरत है वहां पे जा सकता है ना, जिसमें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 0 मानता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन में ही एक चीज और ऐड हो जाता है कि फ्री इंफॉर्मेशन के लिए किसी को पे नहीं करना पड़ता है। जब ये दो एजम्पशन इंक्लूड हो जाता है ना, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट इंफॉर्मेशन टू द बायर एंड सेलर, तो ये बन जाता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो प्योर कंपटीशन जैसी अगर आप बोला जाता है तो प्योर कंपटीशन में सिर्फ इस कंडीशन को, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लिया जाता है प्योर कंपटीशन में, कि P इक्वल टू MC होता है, मतलब कि जितना कॉस्ट होता है उतना ही इसका रेवेन्यू होता है या फिर उसका प्राइस होता है। यहाँ पर ना तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है और ना ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस भी ज़्यादा होगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पे मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्म इक्विलिब्रियम, है ना। तो फर्म इक्विलिब्रियम यहाँ पर दो चीज होता है, फर्म अलग होता है, फर्म मतलब सिंगल फर्म, और दूसरा इंडस्ट्री, है ना, मतलब कि फर्म डिमांड और इंडस्ट्री डिमांड। तो समेशन ऑफ फर्म डिमांड इक्वल टू क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड। जितने भी फर्म है वो सारे का डिमांड को जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड, और सारे का सप्लाई को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मार्केट सप्लाई। और इसका प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट में ही होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर होता है। अगर डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से तो प्राइस घट जाएगा, और अल्टीमेटली ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ फर्म
फर्म इक्विलिब्रियम। तो सारे फर्म इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर एक ही होगा कि पहला एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए और दूसरा एम सी कट द ए सी एट मिनिमम पॉइंट फ्रॉम द बिलो कि एसी जो है वो सॉरी एमसी कर्व एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पे काटेगा और नीचे से काटेगा इस तरह से। ए बी, यहाँ पर एसी एमसी, तो इस जगह पर हमारा क्या हो रहा है कि एमसी जो है एसी को मिनिमम पॉइंट पे काट रहा है और ये नीचे से काट रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आ रहा है, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट। यहाँ पर भी हमारा एम आर इक्वल टू एम सी हो रहा है और यहाँ पर भी एम आर इक्वल टू एम सी हो रहा है। लेकिन ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ पर एम सी जो है एसी को ऊपर से काट रहा है और यहाँ नीचे से काट रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में एमसी ही सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई कर्व, ठीक है। और एमसी का किस भाग में प्रोडक्शन होता है? राइजिंग पार्ट ऑफ एसी एमसी, ठीक है। यहाँ पर कि जब एमसी राइज करता है ना, उसका राइजिंग पोर्शन पे इक्विलिब्रियम होता है और यहीं पे प्रोडक्शन होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि एमसी के किस पार्ट में प्रोडक्शन होता है, तो राइजिंग पार्ट में। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, एक एक्स और एक x1। तो एक्स पे करेगा कि x1 पे करेगा, है ना। अगर यहाँ पर करता है तो क्या होता है और यहाँ पर करता है तो क्या होता है। तो जब एक्स पे करेगा, है ना, तो इसका इतना सारा रिसोर्सेस अनयूटिलाइज रह जाते हैं, अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। जबकि यहाँ पर फर्म हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है और वो सिर्फ आउटपुट को इंक्रीज करके ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। तो उसको आउटपुट बढ़ाकर अपना ऑप्टिमम लेवल तक जाना होता है। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्लांट ऑप्टिमली यूज होता है, प्लांट यूज ऑप्टिमली यूज होता है ना। और यहाँ पर कोई भी आइडियल रिसोर्सेस बचा हुआ नहीं रहता है, बल्कि रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज किया जाता है। और फर्म इक्विलिब्रियम हम लोग 2 तरह से देखते हैं। पहला शॉर्ट रन और दूसरा लॉन्ग रन, ठीक है। तो शॉर्ट रन में हमारा क्या होगा, 4 कंडीशन होगा। पहला नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा लॉस और चौथा शट डाउन कंडीशन, मतलब तालाबंदी का, है ना। तो ये सारे चीज को हम लोग एसी और एमसी से देखते हैं, है ना। कि अगर यहाँ पर एक ग्राफ बता देते हैं, बाकी बात उसी के आधार पे होगा। कि अगर ये यहाँ पर एसी और ए आर इक्वल टू पी है ना, ये हमारा एमसी है और ये एसी है। इधर प्राइस पी बार और यहाँ पर एक्स बार। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर एसी इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो रहा है कि एसी इक्वल टू ए आर है या फिर एसी इक्वल टू पी। तो यहाँ पर ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है। लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट कब हो जाएगा कि जब एसी कम होगा और ए आर ज़्यादा होगा। अगर मान के चलते हैं कि ये एसी यहाँ पर आ जाता है,
इस जगह पे, है ना, AC MC। तो ये क्या है यहाँ पर, AC इज लेस देन AR। कहने का मतलब P इज ग्रेटर देन AC। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, वही यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। और लॉस के कंडीशन में क्या हो जाएगा, AC इज ग्रेटर देन AR, ठीक है, या फिर AC इज ग्रेटर देन P। लेकिन शट डाउन के स्थिति में क्या हो जाएगा, AC इज ग्रेटर देन ABC और ग्रेटर देन P, है ना। शट डाउन कब करेगा, देखिए जब लॉस होता है तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाता है, तो फर्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन शट डाउन के कंडीशन में क्या होता है कि उसका बेचने के बाद उसका वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं होता है, तो नुकसान में रहकर कोई भी अपना बिजनेस नहीं चलाएगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि शटडाउन के कंडीशन में यहाँ पर ABC भी जो होता है वो ग्रेटर देन P होता है ना। मतलब कि इस केस में ABC ऊपर हो जाता है ना। तो ये तीन कंडीशन शॉर्ट रन में होगा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में कि सभी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि अगर शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो फ्री एंट्री यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, फ्री एंट्री, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट करके न्यू फर्म एंट्री करेगा, और न्यू फर्म एंट्री करेगा तो सप्लाई जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशियली यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई हो रहा था, ठीक है, अब नया फर्म एंट्री करेगा तो सप्लाई को बढ़ा देगा, और सप्लाई जब बढ़ेगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो प्राइस अगर कम हो जाता है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो कम होकर कहां तक रहेगा, जहां पर AC इक्वल टू P होगा। अब जब प्राइस कम होने लगेगा, जो इनएफिशिएंट फर्म होगा वो यहां से एग्जिट कर जाएगा, है ना। तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन का जो था वो स्टैटिक पार्ट था, स्टैटिक पार्ट, ठीक है। अगर डायनेमिक पार्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तब क्या होगा, और जब इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज होगा तब क्या होगा। तो डायनेमिक पार्ट में हम लोग तीन चीज देखते हैं। पहला, व्हेन चेंज इन कॉस्ट कर्व। दूसरा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के केस में, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ना, टैक्स एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा दो ही तरह से, टैक्स से या फिर सब्सिडीज से, ठीक है। और नेक्स्ट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं कि जब कॉस्ट हमारा चेंज होगा, परफेक्ट कंपटीशन में जब फर्म का कॉस्ट चेंज करेगा तो उसका प्राइस पे बेसिकली या उसका प्रॉफिट पे क्या असर होगा, है ना। तो यहां पर बस सिंपली याद रखिएगा कि प्राइस चेंज करेगा कब, जब AC चेंज करेगा, सॉरी AC नहीं, जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज करेगा तभी प्राइस इंक्रीज करेगा, और अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है तो प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक बार लगता है ना। तो ये हर बार का प्रोडक्ट में इसका कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर फर्म का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज करेगा, घटेगा अगर ये घटेगा तो प्राइस भी घटेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करता है,
मार्जिनल कॉस्ट को, या फिर इसे देख सकते हैं टीसी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टीबीसी, और जब इसको डेरिवेटिव करेंगे टीएफसी प्लस टीबीसी, तो ये हमारा एमसी बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये एम भी सी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट का संबंध किससे है? वेरिएबल कॉस्ट से, है ना। देखिए टोटल कॉस्ट जो चेंज होगा वो दोनों के कारण होगा, टीएफसी और टीवीसी के कारण, लेकिन हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने के कारण होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब फिक्स कॉस्ट चेंज करेगा तो प्राइस में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट चेंज करेगा तो हमारा प्राइस भी चेंज करेगा। दूसरा देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाती है तो टैक्स भी दो तरह से लगाएगी, एक लमसम टैक्स, ठीक है, या फिर इसको प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा होता है पर यूनिट टैक्स। तो अगर लैम्पसम टैक्स लगाती है तो ये जस्ट काम करता है टीएफसी जैसा, कि साल में या महीना में या 6 मंथ में आपको बांध दिया जाता है कि आपको 10,000 देना है, बाकी बाद आप जितना बेचना है बेचिए। तो ये भी हमारा क्या किस तरह से काम करता है? टोटल फिक्स कॉस्ट की तरह काम करता है। जबकि अगर पर यूनिट कॉस्ट लगाती है तो हर यूनिट में इसका चेंजिंग होगा, तो ये सीधा सीधी पर यूनिट कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करेगा। तो जब वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करेगा तो हमारा प्राइस भी चेंज करेगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वैसे टैक्स जो फिक्स कॉस्ट को चेंज करेंगे, है ना, लमसम टाइप का टैक्स होगा तो वो प्राइस को चेंज नहीं करेगा, बल्कि अगर पर यूनिट टैक्स अगर होगा तो वो प्राइस को चेंज कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, है ना। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो डिमांड हमारा चेंज कैसे होगा? प्राइस तो चेंज होगा ही नहीं, तो अदर फैक्टर्स के कारण चेंज होगा, अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो अदर फैक्टर में हो सकता है कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए, पॉपुलेशन बढ़ जाए, किसी भी कारण से बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर डिमांड शिफ्ट करता है या डिमांड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है ना, बेसिकली इंक्रीज को लेते हैं, तो इसका प्राइस बढ़ता है या घटता है ना। तो ये प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा ये डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री पे, है ना। कॉस्ट कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। कि अब देखिए कॉस्ट कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री कहने का मतलब, अगर इंडस्ट्री 3 तरह से कंडीशन हो सकता है, एक कांस्टेंट कॉस्ट, दूसरा इंक्रीजिंग कॉस्ट और तीसरा होगा डिक्रीजिंग कॉस्ट। तो यहां पर देखना है कि अगर डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर एडिशनल आउटपुट बढ़ाने से, एडिशनल आउटपुट को अगर हम बढ़ाते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री किसको कहते हैं? कि अगर हम और एडिशनल यूनिट उत्पादन करेंगे तो हमारा कॉस्ट सेम रहेगा, कि अगर एक यूनिट को उत्पादन करने में 10 रुपया लग रहा है तो सबको 10 रुपया ही लगेगा, तो जितना भी उत्पादन करना होगा 10 ही रुपया होगा, तो इसका प्राइस भी हमारा कितना होगा? 10 रुपया होगा। लेकिन वही अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है, कि हम जैसे जैसे एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमारा प्राइस भी इंक्रीज करेगा। जबकि डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होगा कि अगर एडिशनल हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो एमसी कम होगा, तो प्राइस डिक्रीज करेगा। तो ये अगर होता है तो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा डायनेमिक पार्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली सबसे पहला क्या है? मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट का वो सिचुएशन है जहां पर केवल सिंगल सेलर होता है। सिंगल सेलर, है ना। बायर लार्ज हो सकता है लेकिन सेलर यहाँ पर सिंगल होता है, और विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है। मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर के साथ साथ उसके जैसा और कोई प्रोडक्ट बनाने वाले फर्म नहीं होते हैं, है ना। तो ये पूरी तरफ से मोनोपोली होता है। और यहाँ पर एंट्री बैरियर होता है। एंट्री बैरियर, परफेक्टली एंट्री बैरियर होता है। कोई भी फर्म यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता है। अगर एंट्री बैरियर नहीं होगा तो ये मोनोपोली नहीं कहलाएगा। मतलब कि मार्केट में हर तरह से यहाँ पर सिंगल सेलर ही होगा। नया फर्म का आने का परमिशन नहीं होता है ना। नया फर्म जब परमिशन नहीं होगा तो कंपटीशन भी नहीं होगा, है ना। तो इस मार्केट में जीरो कंपटीशन होगा, क्योंकि एक ही फर्म है तो कंपटीशन में यहाँ पर जीरो होगा। दूसरा, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा इसमें। कहने का मतलब, अगर हम एनर्जी का प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं या वाटर सप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे म्यूनसिपालिटी करता है ना वाटर सप्लाई, तो वाटर सप्लाई अगर कर रहा है तो सिर्फ एक ही कर रहा है म्यूनसिपालिटी। ठीक है। और दूसरा कोई उसके जैसा क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, दूसरा कोई और उसके जगह पर हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए बाजार में मोनोपोली सिचुएशन कैसे अराइज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली अराइज होने का कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला, ऑनरशिप। अगर कोई ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या रॉ मटेरियल है, उसका ऑनरशिप वही व्यक्ति है और किसी के पास नहीं है। ऑनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, रॉ मटेरियल किसी और के पास नहीं है, तो ऐसे ही मोनोपोली बन जाएगा। दूसरा को देगा ही नहीं, दूसरा को उत्पादन क्या करेगा। दूसरा है एक्सक्लूसिव नॉलेज। एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। अगर किसी के पास, एक्सक्लूसिव करने का मतलब केवल उसी के पास वो प्रोडक्शन टेक्निक है और किसी के पास नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग एप्पल देखते हैं तो एप्पल का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एप्पल ही यूज करता है। ठीक है। दूसरा के पास दूसरा तरह का टेक्नोलॉजी है। तो अगर यूनिक टेक्नोलॉजी है और उसके जैसा टेक्नोलॉजी और किसी के पास नहीं है, तब भी वो मोनोपोली बन सकता है। तीसरा, पेटेंट राइट। पेटेंट राइट, तो ये भी नॉलेज से रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति इन्वेंशन करता है किसी भी नया प्रोडक्ट के बारे में या नई टेक्नोलॉजी को, और उसको वो पेटेंट राइट मिल जाता है, तो अब उस टेक्निक का या उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग या कॉपी कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है बिना परमिशन का। अगर परमिशन दे देगा तो कॉपी पेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिल देता है तब ये मोनोपोली बना रहेगा। तो अगर पेटेंट राइट किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को केवल वही प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं प्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लाइसेंस, है ना। गवर्नमेंट लाइसेंस, तो अगर सरकार किसी भी प्रोडक्ट का अगर लाइसेंस प्रोवाइड करती है किसी एक सेलर को, है ना, एक सेलर को अगर लाइसेंस दे देती है और अदर को नहीं देती है, तो इस कारण से भी यहाँ पर क्या होगा कि वो मोनोपोली बन जाएगा, क्योंकि लाइसेंस एक ही को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। तीसरा होता है कि साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट मतलब मार्केट का साइज ऐसा इतना ही है कि केवल ऑप्टिमली एक ही फर्म एग्जिस्ट कर सकता है।
only one firm can be optimally exist। ठीक है, कि मार्केट का साइज इतना है कि केवल एक ही फर्म अच्छा तरह से वहां पर रन कर सकता है, तो सरकार यहाँ पर बैरियर लगा देती है कि एक ही फर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, अगर मोर देन वन फर्म होगा तो वहां पर एक्सप्लोटेशन होगा रिसोर्सेज का, है ना, तो या फिर कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन होगा। तो इस केस में मोनोपोली एराइज हो जाता है ना, कि मार्केट साइज ऐसा है कि जिसमें एक ही फर्म ऑप्टिमली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। तो ये था कॉजेज ऑफ मोनोपोली। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली। डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली। तो डिमांड कर्व मोनोपोली में कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, AR MR। तो यहां पर तो AR ही इसका क्या कहलाता है? डिमांड। तो डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और लेस इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है ना, या फिर इन इलास्टिक बोल सकते हैं। ED इज लेस देन 1। और AR और MR के बीच कैसा रिलेशन होता है? हाफ। AR इक्वल टू 2MR। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। कॉस्ट, तो कॉस्ट एज यूजुअल कैसा मानता है? ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी को फॉलो करता है। ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी कि AC MC यू शेप होता है, AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इस तरह से। मतलब कि जो भी ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी का कॉस्ट कंडीशन है वो सारे यहाँ पर फॉलो करता है कि TC जो है इनवर्स एस शेप होता है। ठीक है, तो कॉस्ट तो पहले पढ़ा चुके हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इसका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। फर्म, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, यहाँ फर्म एक फर्म है तो सिर्फ फर्म होगा, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं होगा। इंडस्ट्री क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एक ही है इंडिविजुअल है तो इंडस्ट्री नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम भी हम लोग देखेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में फिर भी यहाँ पर चारों कंडीशन होगा, कंडीशन सब सेम होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, और चौथा शटडाउन। ठीक है, और यहां पर भी सेम कंडीशन होगा। नॉर्मल प्रॉफिट AC इक्वल टू P, एबनॉर्मल इक्वल टू P या AR। यहाँ फिर AR इक्वल टू ग्रेटर देन AC, फिर AC इज ग्रेटर देन AR। और शट डाउन का कंडीशन में AC इज ग्रेटर देन ABC इज ग्रेटर देन AR या P। ठीक है, और लॉन्ग रन में सिर्फ इसको क्या प्राप्त होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका जनरल कंडीशन हो गया कि इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम में कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पर कंडीशन वाला से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर देते हैं, है ना। तो कंडीशन क्या होता है? पहला तो MR इक्वल टू MC, और दूसरा स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? MC सप्लाई कर्व होता है, सप्लाई कर्व। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में
या मोनोपोली में MC सप्लाई कर्व नहीं होता है। MC इज नॉट सप्लाई कर्व, MC इज नॉट सप्लाई कर्व। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होता था, इसलिए वो आउटपुट को एडजस्ट करता था, लेकिन फर्म यहाँ पर मोनोपोली में क्या है, प्राइस मेकर है ना। फर्म क्या है, प्राइस मेकर। और गोल भी यहाँ पर फर्म का क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह, दो तरह से कर सकता है ना। एक प्राइस को एडजस्ट करके, दूसरा आउटपुट को, और तीसरा बोथ प्राइस एंड आउटपुट। ये प्राइस को भी घटा बढ़ा सकता है और आउटपुट को भी एडजस्ट कर सकता है, या फिर दोनों एक साथ कर सकता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। तो यहां पर याद रखिएगा, मोनोपोली पावर को हम लोग मेजरमेंट इस लर्नर कंडीशन। हाँ, तो लर्नर कंडीशन में क्या होता है, या फिर इसी को बोलते हैं लर्नर इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस MC बटा P। ठीक है, तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में हमारा क्या होता है, P इक्वल टू MC। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, MC माइनस MC बटा P, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कि नो मोनोपोली पावर, नो मोनोपोली पावर। ठीक है, तो ये किसका कंडीशन हो जाता है, परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि वहां दोनों हमारा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर जितना दोनों के बीच डिफरेंस होगा, उतना यहां पर ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका मोनोपोली पावर हो जाएगा, मोनोपोली पावर। ठीक है, तो इसी को अगर हम एलोबरेट करते हैं, E। ठीक है, E मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिटी ऑफ डिमांड। तो एग्जाम में दोनों पूछता है ना, तो दोनों याद रखिएगा, या तो P माइनस MC बाई P, या फिर 1 बटा AD। नेक्स्ट जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर डिमांड कर्व जितना फ्लैटर होगा, ये जितना स्टीपर होगा, मोनोपोली पावर ज्यादा होता है। मोर स्टीपर, स्टीपर डिमांड कर्व, मोर मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर। अगर ये फ्लैटर अगर जैसे होते जाएगा, फ्लैटर में क्या होगा, लेस मोनोपोली पावर। ठीक है, कहने का मतलब कि जितना इनइलास्टिक डिमांड होगा, उतना ज़्यादा मोनोपोली बनने का चांस होगा, और जितना इलास्टिक होगा उतना कम मोनोपोली होगा। अगर इस तरह से फ्लैटर होगा, तो इसमें ED इज लेस देन 1, तो आपका ज़्यादा मोनोपोली पावर होगा। अगर ED इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें कम मोनोपोली पावर होगा। अगर ये फ्लैटर होके और हो जाता है इस तरह से, तो ED इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसमें 0 मोनोपोली पावर हो जाता है, पावर। तो यहां पर हम इलास्टिक और इन इलास्टिक के आधार पे भी देख सकते हैं, है ना, मोनोपोली पावर को मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोनोपोली में हम लोग देखते हैं कि नेट वेलफेयर लॉस, नेट वेलफेयर लॉस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डेडवेट लॉस। यहां से भी इसको डेडवेट लॉस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट इनएफिशिएंसी, इफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैसे देखते हैं इसको, इनएफिशिएंसी,
कि जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम यहाँ पर देखते हैं, तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है और ये एमसी हो गया और ये एसी हो गया, है ना। तो ये प्राइस रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पी एक मान लेते हैं और एक यहाँ पर P1 PC, तो यहाँ XC और यहाँ पर P। तो यहाँ पर देखिए जब मोनोपोली होगा तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, तो यहाँ पर क्या है, हाई प्राइस है और आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ओपी, ठीक है। मतलब कि ये फॉलिंग पार्ट ऑफ एसी में प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब मिनिमम एसी में ये और आगे आ सकता था, इतना रिसोर्सेज को और इंक्रीज कर सकता था, यूज कर सकता था, लेकिन यूज नहीं करता है ना। तो ये लेस इफिशिएंसी हो गया, इफिशिएंसी मतलब कि रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा है, ये ऑप्टिमली यूज करके और आउटपुट बढ़ा सकता था, सप्लाई बढ़ा सकता था, लेकिन सप्लाई को नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ा देगा तो इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। इसलिए सप्लाई को ये क्या करता है, घटा देता है ना, पूरा सप्लाई नहीं करता है, और जब सप्लाई घट जाता है तो प्राइस हाई हो जाता है। दूसरा, अगर परफेक्ट कंपटीशन में अगर उत्पादन होता तो ये कितना करता, ओ एक्स सी के बराबर, ठीक है। और मोनोपोली में कितना प्रोडक्शन कर रहा है, ओपी। तो ये हमारा क्या बता रहा है, मार्केट इन इफिशियंसी को। अगर यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखें, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इतना हो रहा है और इधर प्रोड्यूसर सरप्लस हो रहा है, लेकिन ये उत्पादन कम कर रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर सप्लाई इतना करेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है और प्राइस बढ़ा देगा। तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली प्राइस इज ग्रेटर देन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस। तो जब प्राइस बढ़ जाता है तो ये जो सरप्लस है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये यहाँ पर क्या होता है, नेट, इसी को कहते हैं नेट सोशल वेलफेयर लॉस, वेलफेयर लॉस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडवेट लॉस, वेट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कहने का मतलब कि एक फर्म अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेचेगा, है ना। कि एक फर्म का प्रोडक्ट है, ये फर्म एक ही प्रोडक्ट को कंज्यूमर ए के पास कुछ में बेचेगा, कंज्यूमर बी के पास कुछ में बेचेगा, ठीक है। या फिर एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस वसूलना। तो ये तभी पॉसिबल है जब मोनोपोली होगा, है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के केस में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस से लेते हैं तो पहले देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितना तरह से होता है, टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको बेसिकली तीन तरह से देखते हैं। पहला, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिग्री, दूसरा सेकेंड डिग्री, तीसरा थर्ड डिग्री, है ना। देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि जीरो कंज्यूमर सरप्लस होता है, जीरो कंज्यूमर सरप्लस, सारा कंज्यूमर सरप्लस फर्म के पॉकेट में चला जाता है ना।
मतलब कि इस केस में कौन सा स्थिति होता है, टेक इट और लीव इट। लीव इट, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो यहाँ पर पूरा होल बार्गेनिंग पावर किसके पास होता है, बार्गेनिंग पावर सेलर के पास होता है ना। यहाँ पर कंज्यूमर का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, और हाईएस्ट से हाईएस्ट प्राइस चार्ज करेगा यहाँ पर, हाईएस्ट से हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि अगर पेंटिंग का अगर बिडिंग होता है तो क्या होता है कि हम जितना भी हो सके हाईएस्ट से हाईएस्ट प्राइस होता है, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस देगा वही उस पेंटिंग को खरीद सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, कि एक प्रोडक्ट के लिए हाईएस्ट प्राइस लेगा, है ना, किससे, कंज्यूमर से। और इस केस में कंज्यूमर के पास जीरो सरप्लस होता है, कंज्यूमर सरप्लस, और क्योंकि सारा बार्गेनिंग पावर फर्म के पास होता है। ठीक है, तो इसमें जीरो बार्गेनिंग पावर होता है। सेकेंड डिग्री मोनोपोली में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइस में बेचेगा, एक प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट कंज्यूमर को बेचेगा, मतलब कि मोर देन वन प्राइस। जैसे कि एक पेंटिंग ही है, सेम पेंटिंग है, तो कंज्यूमर ए को बेचा 100 रुपया में, ठीक है, दूसरा कंज्यूमर को 200 रुपया, मतलब कि यहाँ पर कुछ कंज्यूमर सरप्लस है ना, किसके पास छोड़ देता है, कंज्यूमर सरप्लस कुछ कंज्यूमर के पास छोड़ देता है प्रोड्यूसर, और थोड़ा सा इसमें बार्गेनिंग पावर कंज्यूमर का भी होता है। इसलिए इसमें डबल प्राइस, मतलब फर्म जो है, मोनोपोलिस्ट जो है, वो एक प्रोडक्ट को मोर देन वन प्राइस पे बेचता है। ठीक है, जबकि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि फर्म चाहता है कि हम आउटपुट को ज्यादा बेच के हम ज्यादा सेल करें, है ना, इसलिए ये मार्केट को डिवाइड कर देता है ना, डिफरेंट मार्केट को ही डिवाइड करता है। यहाँ पर कंज्यूमर डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, डिफरेंट मार्केट को ही डिवाइड कर देता है, अपना प्रोडक्ट को बेचता है, मार्केट 1, मार्केट 2। जो प्रैक्टिकल तौर पे यही डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है ना। जब दो मार्केट में इसको डिवाइड करता है, ठीक है, तो दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस पे बेचेगा, मार्केट ए और मार्केट बी में। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका कुछ कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों मार्केट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी डिफरेंट होना चाहिए, है ना। दूसरा कि दोनों बाजार का एक्सेस नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर लो प्राइस पे लेकर थर्ड पार्टी हाई प्राइस वाले मार्केट में बेच दे, तो इससे नुकसान हो जाएगा, है ना। तो नो एक्सेस इन बोथ मार्केट, एक्सेस इन बोथ मार्केट फॉर रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ दो मार्केट में तभी हो सकता है जब दोनों बाजार में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होता है। ठीक है, नहीं तो अगर एक ही इलास्टिसिटी रहेगा तो उसको दो बाजार में बेचने की कोई फायदा नहीं है। तो एक मार्केट में क्या होना चाहिए, इलास्टिक, और दूसरा मार्केट में इन इलास्टिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि प्राइस हाई किस में रखेगा, तो सबसे हाई प्राइस किस में होगा, इन इलास्टिक में। इन इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस को हाई करेगा, और इलास्टिक में लो प्राइस होगा। ठीक है, तो यहां जो होगा वो AR दूसरा होगा, AMR भी दूसरा होगा, AR1 MR1, और इसका भी AR1 AR2 और MR2 दोनों अलग अलग होगा, लेकिन MC दोनों का बराबर होगा, क्योंकि दोनों मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक ही प्लांट से प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक प्लांट में हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है
डिफरेंट डिफरेंट, इस केस में थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि दोनों मार्केट में बेच रहा है, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में तो जाना सबको एक ही है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, एसी बोगी हो जाता है, दूसरा एसी में भी कैटेगरी होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फिर स्लीपर होता है और जनरल होता है ना। तो इस तरह से करके इसको डिवाइड कर सकता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक ही प्रोडक्ट को दो अलग अलग मार्केट में बेचा जाता है अलग अलग प्राइस पे, और दोनों मार्केट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होता है, लेकिन उसमें रीसेलिंग पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोनोपोली का ही एक पार्ट होता है डंपिंग, जो ये इंटरनेशनल मोनोपोली को दर्शाता है। इंटरनेशनल मोनोपोली, ठीक है। तो इस डंपिंग क्या होता है कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के बाजार को डोमिनेट करता है या उसके बाजार को खत्म करता है ना। तो इसके लिए वो क्या करता है कि अपना डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पे बेचेगा, क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक मार्केट में वो मोनोपोली है। ये डंपिंग वही फर्म कर सकता है जो डोमेस्टिक में मोनोपोली है, ठीक है। और इंटरनेशनल में वो परफेक्ट कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। और डोमेस्टिक में मार्केट में मोनोपोली है तो हाई प्राइस चार्ज करेगा, और फॉरेन मार्केट में वो एवरेज कॉस्ट से भी लो प्राइस पे बेचेगा, है ना, ताकि दूसरा कंट्री का जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसका डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो जाए, है ना, और बाद में ये मोनोपोली बन के हाई प्राइस चार्ज करें, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि पहला कि डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली होना चाहिए, मोनोपोली, ठीक है, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन होगा। और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट जहां पर वो डंप कर रहा है, डंपिंग मार्केट में इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ताकि कम प्राइस पे ज्यादा रीसेल कर सके। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ डंपिंग। तो पहला 3 तरह का होता है। पहला बोलता है स्पोरेडिक, दूसरा रेसिस्टेंट, तीसरा प्रीडेटरी, है ना। तो स्पोरेडिक में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद एक्सेस हो बच जाता है ना, एक्सेस आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन कि किसी भी देश में इतना उत्पादन हो रहा है ना, जो जितना उसको डोमेस्टिक में खपत है उससे ज्यादा उत्पादन कर ले रहा है, तो वो एक्सेस को क्या करता है, लो प्राइस पे फॉरेन मार्केट में बेच देता है, जिसके कारण उसका फॉरेन मार्केट भी बन जाता है, इमेज बन जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत भी कर लेता है, और अपने बचे हुए जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको खपत करता है ना। इसका किसी बाजार इंटरनेशनल मार्केट को या फिर किसी का बाजार को खत्म करने का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि अपने एक्सेस प्रोडक्शन को खपाना होता है। जबकि परसिस्टेंट में वो क्या करता है कि अपना प्रोडक्शन का एक पोर्शन, है ना, एक पार्ट क्या करता है, कंटिन्यूअसली वो एक्सपोर्ट करता है लो प्राइस पे, ताकि हमारा मार्केट बना रहे, हमारा इमेज बने, और इंटरनेशनल में हमारा
जान पहचान हो या फिर हमारा मार्केट कैप्चर करने में आसानी हो। तो डोमेस्टिकली वो कितना प्रोडक्शन करे, उसका एक भाग लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा लो प्राइस पे। और मेन जो डंपिंग होता है वो प्रीडेटरी होता है। ये फॉरेन मार्केट को खत्म करने के उद्देश्य से डंपिंग किया जाता है। ठीक है, कि जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, मतलब कि इंपोर्टिंग कंट्री वहां का डोमेस्टिक मार्केट को खत्म करता है। मतलब जितना भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर उसको लॉस कर देता है, क्योंकि ये बेचता है कितना सस्ता में और वहां पर थोड़ा सा महंगा होता है डोमेस्टिक में। तो कंज्यूमर क्या करता है, शिफ्ट होकर सस्ता में चला जाता है। तो जब कंज्यूमर शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि कंज्यूमर का नेचर ही होता है चीप एंड बेस्ट, तो यहाँ पर इसका डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद होने के बाद फिर जो डंपिंग कंट्रीज है वो वहां पर भी प्राइस हाई करके अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ये मिक्सचर है मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो मोनोपोली कहने का मतलब कि यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट में सब अपना मोनोपोली होता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है तो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन कौन बता रहा है, परफेक्ट कंपटीशन विथ हेट्रोजेनस प्रोडक्ट। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, जॉन रॉबिन्सन एंड चैम्बरलिन। ठीक है, लेकिन सबसे पहला इसके पहले जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे परफेक्ट कंपटीशन, इसलिए फर्म का डिमांड कर्व क्या होता था, हॉरिजॉन्टल होता था। लेकिन पहली बार यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट थे जो जिन्होंने चैलेंज किया या फिर कंट्रोवर्सी चल रहा था कि ऐसा मार्केट डिमांड कर्व नहीं होता है, बल्कि फर्म जो है वो हेट्रोजेनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट का यहाँ नया कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो चैम्बरलिन सबसे पहला इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट थ्योरी में कि फर्म का सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा डिमांड कर्व पे कंट्रोवर्सी है कि फर्म का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं होता है बल्कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसको सबसे पहला कौन दिए थे, पेरू सराफा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला रिकॉग्नाइज किया था कि फर्म डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट इसका एजम्पशन का बात करते हैं, है ना, कि एजम्पशन क्या क्या लिया गया है। तो पहला एजम्पशन है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, एंट्री एंड फ्री एग्जिट। और यहां पर बात होता है इंडस्ट्री का नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ फर्म का।
है ना। तो दोनों का, जॉन रॉबिन्सन और चैम्बरलिन, दोनों का मॉडल में यही अंतर था कि चैम्बरलिन पहली बार ग्रुप इंडस्ट्री का नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बात करते हैं कि अगर साबुन बनाने वाला कंपनी है तो हेट्रोजेनस है तो उसको तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम एक इसको ग्रुप में होता है ना। तो ये ग्रुप रिएक्शन का बात करते हैं या ग्रुप का, इंडस्ट्री का बात नहीं करते हैं। फर्म का गोल जो होता है यहाँ पर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है कि हर फर्म का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइस क्या रहता है, और कांस्टेंट। और कांस्टेंट का दूसरा चीज टेक्नोलॉजी भी यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेक्नोलॉजी गिवन होता है। नेक्स्ट एजम्पशन जो है वो क्या है, नेक्स्ट एजम्पशन डिमांड एंड कॉस्ट कर्व आर आइडेंटिकल। ठीक है, कि सभी फर्म का कॉस्ट एंड डिमांड कर्व क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, और पता होता है सबको। ठीक है, तो इसी को ये नाम देते हैं हीरोइक एजम्पशन। ठीक है, कि ऑल फर्म का कॉस्ट एंड डिमांड कर्व इज आइडेंटिकल, उसी को ये हीरोइक एजम्पशन नाम देते हैं। और इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है और मोस्ट क्रिटिकल, जिस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है। नेक्स्ट एजम्पशन है कि वन पीरियड डिसीजन डज नॉट इफेक्ट अनदर पीरियड डिसीजन। ठीक है, कि एक पीरियड का जो डिसीजन होता है वो दूसरे पीरियड के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है या उसका स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस नहीं करता या डिपेंड नहीं होता। जैसे कि इस महीना का हमारा क्या डिसीजन था और क्या स्ट्रेटजी था, वो अगला महीना का नहीं होता है। हर टाइम पीरियड का अलग अलग मतलब कि शॉर्ट रन में अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। एक शॉर्ट रन दूसरे शॉर्ट रन का स्ट्रेटजी को मैच नहीं करता है ना। तो अगर शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तभी वो लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट एजम्पशन है कि यहां पर सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, कि फर्म क्या करता है, फर्म का एक नया तरह का कॉस्ट एराइज होता है, इसको होता है सेलिंग कॉस्ट या फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट दोनों अलग अलग है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट किसको कहेंगे, जो आउटपुट प्रोड्यूस करने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करता है। और सेलिंग कॉस्ट जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में या कंज्यूमर के माइंड में यूनिकनेस बैठाने के लिए जो यूज करता है। एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर क्यों किया जाता है, ताकि उसके प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को उसके माइंड में यूनिकनेस बैठे कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से किस किस मैटर में यूनिक है। ठीक है, और मतलब कि ये जो सेलिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को लीड करता है। डिफरेंशिएशन है ना, कि चैम्बरलिन मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है कि अगर कपड़ा भी है, टेक्सटाइल, अगर क्लॉथ कंपनी है लार्ज, तो हर क्लॉथ का एक ब्रांड नेम होगा, ब्रांड नेम, और लोगो होगा, लॉयल्टी होगा, है ना, जिसके कारण एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से अलग अलग होता है।
अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो दो तरह से होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो तरह से कैसे होता है, एक तो प्रोडक्ट इटसेल्फ प्रोडक्ट इटसेल्फ और दूसरा सेलिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो प्रोडक्ट इटसेल्फ में उसका कलर, शेप, टेस्ट, है ना, पैकेजिंग, ये सारा चीज को डिफरेंट करके उसको अलग बनाया जाता है। किसी का रेड है, किसी को व्हाइट है ना, किसी में रोज का स्मेल है तो किसी में किस है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से उसका प्रोडक्ट में चेंजिंग किया जाता है। दूसरा सेलिंग एक्टिविटीज, मतलब डिफरेंट यूनिक एडवर्टाइजमेंट देकर, यूनिक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जब लार्ज सेलर है ना, तो यहाँ पर भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है ना, सिंगल फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो यहाँ पर प्राइस कंपटीशन नहीं बल्कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन कहने का मतलब कोई ऑफर दे देता है ना, होम डिलीवरी कोई डिस्काउंट ऑफर करता है, या फिर सर्विस सेंटर देता है, सर्विस सेंटर, है ना। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है और कंपटीशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोपोलिस्ट का कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट में ये कोई नया चीज नहीं दिए थे, ये भी ट्रेडिशनल कॉस्ट को भी फॉलो करते हैं, कॉस्ट को, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक नए तरह का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट क्यों किया जाता है, ताकि हमारा डिमांड बढ़े, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट से क्या होता है, फर्म का डिमांड शिफ्ट करता है, शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट का सीधा संबंध किसका है, रेवेन्यू से। रेवेन्यू इज ए फंक्शन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। कि ज्यादा अगर सेलिंग कॉस्ट होगा, ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, तो रेवेन्यू भी ज्यादा होता है। और रेवेन्यू जो है, सेलिंग कॉस्ट जो है, ये भी हमारा यू शेप का होता है, यू शेप। और इस यू शेप होने के कारण क्या है, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज के कारण, ठीक है। कि एक जब स्टार्टिंग करता है एडवर्टाइजमेंट देना तो सेल ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होता है, मतलब कि एक इकोनॉमीज होता है, और जब एक्सेस एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसमें से डिसइकोनॉमीज प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिमांड कर, डिमांड। तो डिमांड यहां पर क्या होगा, इसका डिमांड कर, इसका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एज ए मोनोपोली, एमआर। लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में अंतर क्या होता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में अंतर यह होता है कि इसका डिमांड कर्व स्टीपर होता है और मोनोपोलिस्टिक का फ्लैटर होता है ना। इसका ईडी इज लेस देन 1 होता है और ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। बाकी बात इसमें हाई मोनोपोली पावर होता है, हाई मोनोपोली पावर और इसमें लेस होता है, लेकिन स्टिल इसमें भी मोनोपोली पावर होता है।
नेक्स्ट इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप सीधा सीधी याद रखिएगा, शॉर्ट रन में इसका चारों कंडीशन हो सकता है और लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। जबकि मोनोपोली में लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। बाकी बात इक्विलिब्रियम कंडीशन सबका सेम होता है, सब मार्केट का इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम होता है, एम आर इक्वल टू एम सी और स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। और नेक्स्ट एम सी जो है ए सी को नीचे से मिनिमम पॉइंट पे काटेगा। और इसमें एक चीज और छूट गया था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ड्यू टू ब्रांड नेम कंज्यूमर एडिक्शन, ठीक है, कि कंज्यूमर उसमें एडिक्टेड है, कितना प्राइस करेगा तो उसी को रहेगा। हाँ, प्राइस हाई करेगा तो कुछ कंज्यूमर शिफ्ट होके दूसरा में जाएगा, लेकिन अधिकतर या कुछ फर्म कम से कम उस प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे।